अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। वक्त न्यूज पर नाजरीन, जिस तरह की कल हमारी बात हुई थी कि आज का प्रोग्राम हम करेंगे अफगानिस्तान के इशू पे। जिस तरह के आप जानते हैं कि मार्क ग्रॉसमैन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अमेरिका के ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल करने का एक नाम है, रिसेंटली अपॉइंट हुए, वो दौरे पर थे पाकिस्तान में और उन्होंने आते साथ सबसे पहले मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क्यानी के साथ। उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर से भी उनकी मुलाकात हुई और इसके अलावा सलमान बशीर फॉरेन सेक्रेटरी से भी उनकी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और उसमें डिफरेंट इशूज जेर गौर आए। आप जानते हैं कि पिछले दिनों काफी ज्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला गया अमेरिका की हुकूमत की जानिब से, हिलरी क्लिंटन के बयान और खास करके लेन पेरेटा के बयान, और उससे पहले एडमिरल माइक मलन की रिटायरमेंट से पहले का उनका एक हफ्ता पहले जो बयान था उसमें टोटल ब्लेम किया गया पाकिस्तान को साथ ताल्लुकात हैं। आईएसआई हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करती है और हक्कानी नेटवर्क ही इन्वॉल्व है मुख्तलिफ किस्म के जो हमले हो रहे हैं और खास करके जो 13 सितंबर को हमला हुआ था अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, उन्होंने कहा यह हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाई है। और फिर पाकिस्तान में प्रेशर डाला गया कि हक्कानी नेटवर्क का खात्मा किया जाए और यहां से कुछ ये नजर आया कि जनाब अब तो यहां पर उनका इस किस्म का कोई वजूद है नहीं, कोई कैंप्स है नहीं, कोई ट्रेनिंग सेटअप है नहीं, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि यहां पर ये सब कुछ हो। और पाकिस्तान पर इस हद तक दबाव डाला गया कि लग रहा था कि गालिबन अमेरिका एक तरफा कार्रवाई करेगा, जैसे कि उन्होंने 2 मई को एबटाबाद में की, और कुछ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे कि शायद फौजें आमने सामने खड़ी हो जाएं। पीएससी का इजलास होता है जिसमें ना सिर्फ आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो भी, और तमाम अस्करी कुवत भी वहां पर, और उसके अलावा तमाम आपके पॉलिटिशियंस और तमाम जमातों के जो कायदीन थे वहां पर जमा हुए और फैसला यह किया गया कि इसको तरीके के साथ सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सबसे आगे रखा जाएगा। और फिर कुछ देखा यूं कि अमेरिका ने कुछ अपना स्टांस हल्का सा विड्रॉ किया। हिलरी क्लिंटन की जानिब से बयान आता है कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए हक्कानी नेटवर्क के साथ। और तालिबान की जानिब से भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी कि यह कहा गया कि हक्कानी नेटवर्क कुड बी अ टिकट टू ब्रिंगिंग तालिबान टू द नेगोशिएटिंग टेबल। They are dangerous to the Americans, even to the Afghans and coalition members inside Afghanistan, but we are not shutting doors for negotiations. यानी कि एक तरफ तो उनको कहा गया कि इनसे खतरा है, और ये भी आप जानते हैं कि किस किस्म की जब ब्रीफिंग दी गई, डीजीआईसी ने बताया कि 4 सूबों पर मुकम्मल कब्जा है हक्कानी नेटवर्क का। सूबे ये जो इनके सूबे हैं अफगानिस्तान के, और तकरीबन 2 पर दरमियाना और 7वें पर भी तकरीबन सिलसिला। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पश्तून एलिमेंट का, और इनके साथ बातचीत के अलावा कोई हल है नहीं। अब क्योंकि अमेरिका का ये बात की जा रही है कि एंड गेम है, एक विड्रॉन टाइम फ्रेम उनके लिए दिया गया है, तो क्या अमेरिका अब नेगोशिएशन टेबल पर आएगा? क्या बातचीत के जरिए ही मामला का हल किया जाएगा? ये एंड गेम में अब होगा क्या? इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? क्योंकि जब भी हामिद करजई भारत का दौरा करते हैं, थोड़ी सी उनकी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लिए कुछ कड़वी हो जाती हैं। आज इसी मौजू पर बातचीत होगी। यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा और गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही है आज के मार्क ग्रॉसमैन के दौरे के हवाले से कि अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अफगानिस्तान में, किस किस मुल्क का क्या क्या रोल होगा और खास करके पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और फ्यूचर में किस किस्म की हम नेगोशिएशंस देख सकते हैं। मैं तारुफ कराऊंगा आज के अपने मेहमानों का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम जकी साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल खारजा रहे। थैंक यू सो मच अकरम जकी साहब, आप प्रोग्राम में आए। अकरम जकी साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं एजाजुल हक साहब, सदर हैं मुस्लिम लीग ज़िया के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और एजाजुल हक के बराबर में बैठी हैं फरजाना बारी, नुमाइंदा हैं सिविल सोसाइटी की, शी इज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। थैंक यू सो मच फरजाना, आप प्रोग्राम में आई। जकी साहब, आपसे शुरू करेंगे। प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन मैंने दे दी थी। सर, क्या अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर आया इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बाद? देखिए जी, कि अमेरिका का कोई इरादा नहीं है अफगानिस्तान से निकलने का। यानी अमेरिका की अस्करी कुव्वत जो है वो यहाँ पर तालिबान के लिए तो जाहिरा तौर पे आई थी। उनके 4 मकासद थे यहाँ आने के। एक, ईरान के ऊपर नजर रखना। दूसरा, चीन के करीब पहुंच के उस पर नजर रखना। तीसरा, सेंट्रल एशिया जो उनका डॉक्ट्रिन है कि उसको कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि उसके एनर्जी कोर्सेज करना है, उसकी लिए आए थे। और चौथा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनकी आंख में खटकता है। और तालिबान की हुकूमत हटाने का जो था पहला स्टेप था, जिस तरह के इराक में वो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का पहला स्टेप था,
वहां मकसद तेल था। तो यहां ये 4 मकासद के लिए आए हैं। पाकिस्तान के साथ जो उनका तसादम थोड़ा सा हुआ है, उसका बुनियादी वजह यह है कि जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था तो पाकिस्तान के तरफ से मुजाहिदीन या टेररिस्ट जो भी उनको कहिए, उनको मिल गए थे बहुत थोड़ी सी कीमत पर। तो वो सस्ते सोल्जर की तलाश में पाकिस्तान का तावन हासिल कर रहे थे, क्योंकि इराक में उनको बहुत महंगा पड़ा था जब दूसरों ने तावन ने किया। ठीक। अब पाकिस्तान ने एक हद तक 35,000 लोगों की कुर्बानी देने के बाद फैसला किया है कि अब हम उनके कहने पर और आदमी नहीं मरवाना चाहते, हम अपने इंसानों की जिंदगी की भी कदर करते हैं। अब उनको वो सस्ते गन फॉडर या सोल्जर्स अवेलेबल नहीं है, उनका अपना खर्च बढ़ रहा है। इसलिए अब वो अफगानिस्तान के 4 लाख फौज तैयार करना चाहते हैं और उसमें हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करके तैयार करना चाहते हैं और पाकिस्तान को दबाव में रख के मजबूर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर वही काम लेकिन करे। सर अभी क्या हमारी जो निगोशिएटिंग लेवल है, जो अभी जो एक उनसे बातचीत का जो एक लेवल है, कुछ बेहतर नहीं हुआ? आप समझते हैं कुछ बार्गेनिंग पावर हमारी बेहतर नहीं है? हमने अफसोस की बात है कि मुशर्रफ के दौर में हमने हर बात पे उनको हाँ कर दी। तो वो कहते हैं कि दानिस्ता हमने तुमको सितमगर बना दिया। जानबूझ के हर बात जब किसी की मानी जाए तो उसमें थोड़ी सी बात भी ना मानी जाए तो बड़ा गुस्सा आता है। तो हमने थोड़ा सा जो स्टैंड लिया है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान साथ रहे। उनका ट्रांजिट यहां से जाता है, 5 एयर बेसेस आपने उनको दिए थे, उनके 6,000 के कितने कंटेनर हर महीने जाते हैं, जिसमें से 48,000 कंटेनर तो अंदर ही रह गए हैं, वो पता नहीं उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसको ब्लैक वाटर इस्तेमाल कर रहा है या हमारे टेररिस्टों में तकसीम किए जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस स्टेटमेंट है जी। लेकिन सर इसमें वापस आप तो इजाज साहब ये बताइए कि अभी लॉयल बेनेडिक्ट वो ये चाहते हैं कि वो वहां पर बेसेस बनाकर वहां रहें और कॉम्पिटेंट रोल उनकी जगह कोई और अदा करे। ये उनका मकसद है, बुनियादी उनका। इजाज साहब अभी लैन फेरेटा का एक बयान आया, उल्टे सीधे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके बयान होते हैं काफी उसमें एग्रेशन देखी गई है, खास करके पहले ये चीफ भी रहे CIA के, उसके बाद अब डिफेंस के सारा सिस्टम देख रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि डिफेंस कट्स में जो भी 450 अरब डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है और इट कुड गो अप टू 600, कुछ अभी देखें इसको किस तरीके से उनकी कांग्रेस बाकी सिलसिले देखे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब दिस वुड टेक द पेंटागन टू द एज, दिस वुड बी डिवेस्टेटिंग फैक्टर फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि ये कोई मैं डरा नहीं रहा, ना कोई मैं टैक्टिक इस्तेमाल करूं, ये एक हकीकत है। सर एक तरफ अमेरिका में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 150 से ज्यादा शहरों में शोर शराबा शुरू हो गया है, लोग बहुत ज्यादा जॉब्स की उनको मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका जा रहा है, और एक तरफ इतनी महंगी जंग जो आपके सामने। सर आप समझते हैं कि अमेरिका को यहां पर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को दोबारा से सोचना जरूरी हो गया? देखिए, मैं तो ये बहुत अरसे से बात कह रहा हूं कि दोनों इराक और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को बहुत बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ा और 556 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन डॉलर्स जो हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर और फिर इसी तरह कुछ ट्रिलियन डॉलर्स के करीब उन्होंने वहाँ पे नुकसान हुआ इराक के अंदर। और दोनों जगह पे उनकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी कि जिससे वो ये देख सकते कि हमने करना क्या। देखिए, वहाँ पे भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इराक के अंदर भी, और अफगानिस्तान के अंदर तो डे 1 से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उनके पास क्या तरीक़ाकार था कि पाकिस्तान, क्योंकि जैसे कि अकरम ज़की साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने सारी चीज़ें जब मान ली थी, पाकिस्तान को कभी भी अपना स्ट्रेटेजिक एलाय उन्होंने नहीं समझा, यानी पाकिस्तान को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और पाकिस्तान अगर उनको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि भाई आपको ये तरीका है, आपका एग्जिट का ये तरीका है, आपका इस लड़ाई को जीतने का ये तरीका है, कि आप शुरू में ही 2006 में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये स्ट्रेटजी बनाई थी गवर्नर औरंगज़ई थे उस वक्त, जो कि कबायली, खुद भी कबायली थे, कबायली उनका बैकग्राउंड था और उनको ये मालूम था कि कबायलियों के साथ किस तरह से मामला एंगेज किया जाता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं जी कि बिल्कुल बातचीत ही ना करें, आप गुफ्तगू ही ना करें। जब गुफ्तगू शुरू की गई, और मुझे इस बात का इसलिए इल्म है कि मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था जो प्रेसिडेंट बुश के साथ हुई थी, कोंडोलीसा राइस के साथ हुई थी, जनरल परवेज मुशर्रफ वहां पे थे, मैं था, गवर्नर साहब थे। तो एक बड़ी गुस्से का इजहार किया जा रहा था वहां पे कि आपने क्यों ये नेगोशिएशंस शुरू किए हैं,
अगर आपको मालूम हो कि उस जमाने में वो नेक मोहम्मद वगैरह के साथ बातचीत की थी, बाद में वो एक मजाइल मार दिया गया। अब भी बड़े हार्शर प्रॉब्लम यही है कि मुश्किलात पाकिस्तान, नुकसान पाकिस्तान का 35,000 जाने जिसका जिक्र किया गया, 5,000 हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग, 65 की जंग, 71 की जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ। हमने इसको अपनी लड़ाई बनाने की भी कोशिश की, हमने कहा ये हमारी लड़ाई है, हमने इसको लड़ना है, आखिर तक लड़ना है, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं किया गया। 2010 में जब जर्मनी में नेगोशिएशन शुरू हुई तालिबान के साथ, और फिर दोहा के उसके अंदर लोग थे, शामिल थे, और यूएई के लोग भी शामिल थे, फिर दोहा में बहुत सी मीटिंग्स हुई, जर्मनी के अंदर बहुत सी मीटिंग्स हुई, बहुत से मामला तय करने की कोशिश की गई, यहां तक कि मुल्ला उमर के रिप्रेजेंटेटिव को भी वहां बुलाया गया और उनसे लेकिन पाकिस्तान को एक साइड पे रखा गया। जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे अपने के लायक तो सबसे बेस्ट चीज है ना, अभी फिर दिसंबर में कहते हैं बॉन में दोबारा से इनकी नेगोशिएशंस हो रही हैं। एक शख्स है, उसका नाम है हाजी मलिक खान, जो कि हकानी ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इज वेरी क्लोज टू जलालुद्दीन हकानी एंड ऑल्सो वेरी क्लोज टू सिराजुद्दीन हकानी, और गालिबन उसको अप्रोच किया गया या उसको इस तरीके से देखा गया है कि कि पाकिस्तान को जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की फौजों पे हमला करती है, जो लोगों पे हमला करती थी, उनके साथ कि भाई पाकिस्तान के साथ आप थोड़ा सा इंसान बन जाएं आप, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है उसका। और एट द सेम टाइम अमेरिका जो है आज भी ड्रोन हमला हुआ अभी प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले, उसके बाद जैसे ही आपके मार्क ग्रॉसमैन आए, साथ ही उनको दिखाने के लिए भी अमेरिका ने हमला किया। तो सर ये अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये, और एक तरफ इनके बयान आते हैं कि जी हम बातचीत चाहते हैं, तो क्या इजाजत ये बातचीत करेंगे या यही पाकिस्तान को इसी माहौल में एंगेज करके रखेंगे? देखिए, पहले तो ये कि हमारी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, पाकिस्तान की अपनी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने देखें, ये नहीं होता कि आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, और आप ये बयान दे दें जी कि हमने फौज पे सारा कुछ छोड़ दिया। ठीक है, जिम्मेदारी फौज की थी वहां जाके। फिर हमने स्वात के अंदर एक ऑपरेशन किया, हमने वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, साउथ वजीरिस्तान के अंदर। अब ये जितना ववेला हो रहा है, जितना ये शोर वोल हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप करें, और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर घुसाने के लिए सारी धमकियां और ये सारा कुछ। अब एपीसी हुई है यहाँ पे, मुझे बताएं 13 नुकात जो उन्होंने दिए, उससे अगले दिन तो ड्रोन हमला, या कुछ चंद घंटों के बाद ड्रोन आज भी आप देखिए आपके सामने चल रहा है। उस एपीसी के अंदर सिर्फ बहुत छोटे 60 लोगों को आपने बुलाया ना, 442 अरकान है पार्लियामेंट की जो करारदादें हैं उनको तो आप मान नहीं रहे, जो रेजोल्यूशंस आई हैं, और आप उन 60 लोगों के 13 नुकात को किस तरह आगे लेकर चलेंगे जब अगले दिन ये ड्रोन हमला हो गया? तो जब तक हम ये बैठकर रिव्यू नहीं करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी की, आप एक दफा बहसीत कौम तमाम लोगों को बैठा के ये फैसला कर लें कि भाई इस जंग में हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बेस पे अकरम साहब आपसे भी आऊं कि हमारा बाकी हमारा वो है क्या कि एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं जी सॉवरेनिटी को ना टच करें। हाउ डू वी डिफाइन आवर सॉवरेनिटी? जब वो आते हैं मार करके चले जाते हैं, बंदे उठा करके ले जाते हैं, कहा यह जाता है कि सर गालिबन ये 2 मई वाला तो एबटाबाद में हुआ था, सबको पता है, इस तरह के बेशुमार वाकयात अदरवाइज। तो आपका क्या ख्याल है कि 2 मई वाला जो एबटाबाद में हुआ, तो जो हायरार्की थी पाकिस्तान के अंदर उसको मालूम नहीं था कि ये होने को जा रहा है? कह रहे थे बड़े, ये किस तरह हो गया कि ऑपरेशन के फौरन बाद एक वजीर आजम का बयान आ गया कि जी देखें हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, और 24 घंटे के अंदर अंदर आर्टिकल छप गया उनका। तो ये सारे चीजें इनको मालूम। बात यह है कि ना आप पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले रहे हैं, ना आप कौम को इत्मीनान में ले रहे हैं। देखें, हमारी अगर ये जंग है तो हमें इसका फैसला कर लेना चाहिए, और हम अमेरिका के साथ कहां खड़े हुए हैं? आप दू बदू बात करें बैठकर, आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, और बहुत से मुल्कों में ऐसा हुआ, टर्की के अंदर ऐसा हुआ जब उनसे पार्लियामेंट का फैसला हुआ, पार्लियामेंट का फैसला था, कोई क्यामत नहीं आ गई थी। आज भी पार्लियामेंट ने फैसला करना है, अगर पार्लियामेंट ने फैसला करना है तो फिर आपने पार्लियामेंट को साथ लेकर चलना है। तो जब वो 2 रेजोल्यूशंस आप नहीं इंप्लीमेंट कर रहे तो बाकी क्या होगा? बाकी क्या? ठीक, फरजाना ये बताइए कि अब 2 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि करजई साहब का जनरल, खास करके अब जब बुरहानुद्दीन रब्बानी का भी मर्डर हुआ, वो भी किस्सा सारा घूम फिर के पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया अगर देखा जाए तो, और काफी आप देखेंगे वो अमेरिका से फौरन वापस आ गए और ये सारा कुछ हुआ। ये बताइए कि एक तो करजई साहब का क्या लॉन्ग टर्म रोल होगा वहां पर, क्योंकि ये भी देखा गया कि 10 के करीब बड़े कीमती लोग उनके पिछले 1 साल में मारे गए, जिनमें उनके अपने भाई भी वली करजई भी शामिल है। एक तो इनका क्या किरदार होगा, और दूसरा इंडिया का बढ़ता हुआ रोल। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते, हमारी आईएसआई नहीं चाहती अफगानिस्तान में हो ना, हाउ टू काउंटर दैट? देखिए, इस पे बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी। एक तो उससे पहले मैं सिर्फ एक बात जो भी गुफ्तगू हुई, देखिए अमेरिका को इल्ज़ाम देना, मुझे लगता है कि ये वही है कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पावर है, कंट्री है, और हमेशा से है।
ठीक है। लेकिन इंपीरियलिस्ट होने के बावजूद ये नहीं कि वो हर मुल्क में, इवन छोटे छोटे ममालिक, मतलब आप वेनेजुएला को देख लें, आप क्यूबा को देख लें, अमेरिका वहां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा ये एनालिसिस है, ये अभी भी वही एनालिसिस है जिसने आज पूरे मुल्क को उस जगह पे पहुंचा दिया जहां आज हम खड़े हैं, जहां पे हमने अमरीकी मफादात के अंदर हमने पॉलिसियां बनाई। और ये जो अकरम जकी साहब ने वजूहात बताई अमरीका के यहाँ होने में, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करती हूँ। लेकिन क्या हमें ये नहीं पता था कि अमरीका की ये हमेशा से उनकी ये इस खत्ते में आने की ये वजूहात रही है और हमने उनको फैसिलिटेट किया। 80s में हमने खुद उनको लेकर आए और मैं समझती हूँ कि हमने अमेरिका के लिए वो मैदान हमवार किया है और आज हम खुद अपने जाल में फंसे हुए हैं। हमें ये मानना पड़ेगा। मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपकी सवाल की तरफ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो कौमी सलामती की रियासत का जो तस्वुर है, जिसकी बुनियाद पे आज हमने पूरे मुल्क के 18 करोड़ अवाम, जिसको हम ह्यूमन सिक्योरिटी कहते हैं, उसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आज तक आप देखें कि जो कुछ हम कर रहे हैं, मतलब हमने स्टेट बिल्डिंग की, हमने नेशन बिल्डिंग नहीं की, और इसके बावजूद हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। आधा मुल्क हम पहले गंवा चुके हैं। अब जो हालात हमने बलूचिस्तान की कर दिए, आप आंखें बंद करते रहे। मतलब लोग जो है, अगर आप नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको रोटी कपड़ा मकान, उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको बाइज्जत अपना खुद मुख्तियारी जिंदा रहने का हक नहीं देंगे, तो यही होगा। अब आपकी तरफ, आपके सवाल की तरफ मैं जरूर आना चाहूंगी। देखिए, अमेरिका का जो भी इंटरेस्ट है ना, उसने जितनी बड़ी इन्वेस्ट की, एक बात और भी समझ लें कि जिस तरह हम अमेरिका की मान के अपनी पॉलिसियां बनाते हैं और अपने मुल्क को तबाह करते हैं ना, इस तरह अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो भी किसी की सुनती है, और वो वहां की मल्टी जो नेशनल्स हैं, मल्टी जो कॉर्पोरेशंस हैं, वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है। अमेरिका में आज जो अवाम आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो वॉल स्ट्रीट का उन्होंने घेराव किया है, वो क्योंकि उनके हालात जो ये अमेरिकन पॉलिसीज जो है उसका नतीजा भुगत रही है अवाम, वो बाहर निकलेंगे। लेकिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को इसी तरह पुश करेगी, क्योंकि उसके पीछे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ग्लोबल कैपिटल का है। एक तो इस बात को समझे। उसके बाद आई वांट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि देखिए, इसमें अफगानिस्तान में वो जाएंगे, लेकिन वो मेक श्योर करेंगे कि वहां पे मिनिमम उनका जो सोल्जर है, उनकी ह्यूमन क्योंकि एक अमरीकी मरता है तो उनके लिए मसाइल है, लेकिन वो अपना पूरा वहां पे एक सिस्टम छोड़ के जाएंगे जो अमेरिकन इंटरेस्ट को, जिस तरह उनकी मतलब एक बनाना स्टेट वो बनाएंगे ना वहां पे, जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगी। अब उसके अंदर ये है कि अमेरिकन वो, और उसमें अब आप देखें कि ये जो आपने करजई की बात की, मतलब हर नेशन के अंदर उसकी अपनी एक एजेंसी भी होती है, लोग रोबोट्स नहीं होते, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रोह हैं, उनकी मुख्तलिफ अपनी वो बन रही हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ चल रहे हैं। तो उस लिहाज से नए एक्टर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, और अमेरिका भी ढूंढ रहा है उन तालिबान को, उन एक्टर्स को जो कि उनके इंटरेस्ट अच्छा, एक चीज क्विकली, क्योंकि ब्रेक पे जाऊंगा मैं, एक चीज आपसे क्विकली मुझे ये बताइएगा कि अभी बुरहानुद्दीन रब्बानी का जो आपको पता है पूरा सेटअप था जिसको शेयर कर रहे थे, और खास करके वो निगोशिएशंस की बात थी तालिबान के साथ, उसमें जितने भी इनके करीबी लोग थे, उसमें या तो वो लोग थे जो कि हामिद करजई के करीबी लोग थे, या वो लोग थे जो अमेरिका चाहता था कि उनकी उस पूरे सेटअप में लोग हों। पर यह भी तासुर है कि पाकिस्तानी सेटअप और द एस्टैब्लिशमेंट और द मिलिट्री, लेट्स पुट इट दिस वे, दे वर नॉट हैप्पी। हाँ, मैं जब तक वहां पर इस तरह होगा तो वो कुछ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स नहीं ज्यादा प्रोवोक किए जा रहे हैं वहां पे देखें, वहां पे एंटी पाकिस्तान जो है सेंटिमेंट्स वो हैं भी हैं, प्रोवोक भी हो रहे हैं और मौजूद भी हैं। आप अफगानियों से जाके पूछें, हमने इंटरफेयर कर करके उनका मुल्क तबाह बर्बाद, मतलब अमेरिका जो आया है तो हमारी सपोर्ट से आया है ना, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी की हुकूमत ने, हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदानों में भी उसका साथ दिया, हम सब ने मिलकर अमेरिका को वहां पे फैसिलिटेट किया ना। इनका असर जो है वो सोवियत कोल्ड वॉर एरा से शुरू हो गया ना, ऐसे तो नहीं वो सोवियत यूनियन वहां से निकला था। अमेरिकन का ने उन्होंने अपने पंजे उस वक्त से गाड़ने शुरू कर दिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जकी साहब, ये फरमाइएगा कि ऑप्शंस हमारे लिए क्या हैं और अमेरिका के लिए, मतलब दोनों मालिक कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे ना सर कि ऑप्शंस क्या हैं अभी? देखिए, अमेरिका की अप्रोच इस वक्त ये है कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन वो इसको धमकी और धौल धप्पे से
मदद लेना चाहते स्टिक एंड कैरेट फार्मूला चल रहा है। हैं। नहीं, कैरेट कहाँ है जी, कैरेट तो उन्होंने रोकी हुई है। स्टिक एंड स्टिक है फिर। वो कहते हैं कि इसको मैं कहता हूं कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो पनेटा का बयान आया है परसों, उसमें उसने बड़ी खतरनाक बात कही है। उसने कहा है कि वी आर फाइटिंग ए वॉर इन पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले मैं जब CIA चीफ था तो मेरे पास सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, अब मेरे पास और ऑप्शंस और वेपन्स अवेलेबल हैं। हम पाकिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले मेरे पास सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, अब मेरे पास सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफेंस सेक्रेटरी की हैसियत से। उसके बाद उसका थोड़ा सा नरम रवैया करके तो हिलरी क्लिंटन बोली कि पाकिस्तान जो है वो ये हमारे साथ तावन की जरूरत है वगैरह वगैरह, और हम हकानी नेटवर्क से, आपने वो बयान पढ़ा है, भी बात के लिए तैयार हैं। तो सवाल यह है कि अगर उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान के हकानी नेटवर्क से ताल्लुकात हैं और अगर वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके क्यों करना चाहते हैं? वो पाकिस्तान के तावन से क्यों नहीं करना चाहते अगर एलाइज हैं तो बात यह है, जैसे कि इजाजुल हक साहब ने कहा। सर, ये एक चीज मैं इसी में ऐड करूंगा सर, क्या ये चाहते हैं अमेरिकन कि अफगानिस्तान में जो ISI की एक से थी या उनका जो एक इंप्रेशन था या उनका जो करते धरते थे थोड़ा बहुत, वो अब ट्रांसफर कर दिया जाए, रॉ को वो खाता दे दिया जाए? कर चुके हैं। अच्छा, बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान को जो नया हिंदुस्तान का डॉक्ट्रिन है, जिसको कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसमें उन्होंने 9 इंडिपेंडेंट रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स रखी हुई हैं, किसी वक्त हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि और फोर्सेज वहां से हटा के मगरब की तरफ लगाए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अब है हिंदुस्तान की इस इलाके में बालादस्ती बरकरार कायम करना। तो टेक्निकली तो फिर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। मैं तो कहा ना, वो रफीके कार है, अमालाए कार है। तो हमें देखिए, जब हमने मुशर्रफ साहब ने इजाजत दी कि हमारे रास्ते इस्तेमाल करो, राहदारी के पैसे ले सकते थे, सड़कें हमारी टूट गई हैं, ट्रांजिट रेट होता है, फिर 7 से 8 अरब डॉलर सालाना लिया जा सकता था। अच्छा, फिर 5 एयरपोर्ट्स दी। जैकबाबाद सबसे बड़ी एयरपोर्ट है, पसनी उनको दी हुई है, शमसी दी हुई है, बालबदीन दी हुई है, थोड़ी देर के लिए यहां पर ये जो है डेरा इस्माइल खान में भी थी, जो बाद में नहीं रही उनके पास। तो 74 कंसेशन मुशर्रफ ने दी थी उनको मुख्तलिफ, अगर आप उसका पता लगाएं, इट इज स्टैगरिंग। फिर ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, इस पे CIA को ऑपरेट करने की इजाजत मुशर्रफ ने दी थी। जो हमारे मुल्क के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये भी आप पता करें। अमेरिका ब्लैक वाटर्स यही कहा जाता है, तासुर तो यही ना। साहब, ये मुझे बताएं कि इससे मुझे अब ये पूरी की पूरी ये सिचुएशन अगर आप देखें, अब हमारे लिए ऑप्शन आपने पूछा है जी। ऑप्शन दोनों के लिए ये है कि पैंतरे बड़े हो गए। अब जो आ रही हैं हिलरी क्लिंटन, तो उसमें एक थोड़ी सी बात उन्होंने सेंसिबल की है कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू की गई थी, जिसको कि बंद कर दिया गया, उसको रिवाइव करने की बात करें। तो ये बातें वो ये बात ना, एक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक, वो फिर हमें वो पीछे ले जाते हैं, काम सारा करा लेते हैं, फिर पीछे बात ये है ना कि वो आपके बगैर काम चल नहीं सकता। ये बात अंडरस्टूड है सर, उनको भी तो क्लियर है, उनको भी पता है ना। इसलिए आप अगर एकदम बिछ ना जाएं और थोड़ा सा फर्मलेस, ना इस वक्त अकड़ने की जरूरत है, ना लेटने की जरूरत है। ये चीज मैं पूछना चाह रहा था, बैठ के बात करने की जरूरत। सर, हम अकड़ सकते हैं सर, आप तो खुद उस दौर में रहे, उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे जिस दौर में सारा कुछ हुआ और आपके सामने, कि सर आर वी इन पोजीशन टू अकड़ोफाई या फिर नहीं? अकड़ने की पहली बात तो एक तो जरूरत नहीं है, क्यों आपने अकड़ के करना क्या है? अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो आप कहेंगे ना जी हम उन पे जाकर कोई हमला कर देंगे, ये तो बात यह है कि बराबरी पे बात होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे बात होनी चाहिए और आपको अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो तमाम ममालिक कर रहे हैं, ईरान को आप देख लें, टर्की को आप देख लें,
और उनकी प्रोग्रेस भी आप देख जैसे हमारे मफादात ही तो स्टेक पे है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अब ये अकरम जकी साहब ने बताया, मुझे तो पता नहीं था 74 कंसेशंस जो है वो कौन कौन से दिए और क्या क्या किया। उस वक्त तो ये 2001 में तो ना पार्लियामेंट थी, ना समाए जमहूरियत थी जिसको क्या कहा जाता है। तो ये तो 2002 के जब इलेक्शन हुए उसके बाद कुछ मामला हुए, लेकिन इन तमाम मामला में जिस तरह मौजूदा हुकूमत इस वक्त, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर पूछेंगे भाई आपकी क्या स्ट्रेटेजी है अफगानिस्तान की, वो कहेगा जाके जनरल कियानी साहब से पूछें आप, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहे कि इस मामले को, और कंसेशंस भी गालिबन 74 कर दिए तो वही चल रहे हैं। इसी तरह ना उस वक्त कभी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था। ये एक फौजी नोयत का था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हेड ऑफ द स्टेट थे, जो उन्होंने चाहा उन्होंने करते रहे। हाँ, जहां जाकर कहीं निगोशिएट करने की कोशिश की गई वो कामयाब हुई नहीं। अब भी मैं समझता हूं कि हमें अब इस स्टेज पर हम आ गए हैं कि अब आप अमेरिका के साथ ये कह सकते हैं उनको जी कि हम आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। पहले हमें खुद इस बात का तयन करना चाहिए कि हमारी अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब देखें, इंडिया को वहां लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जा सकते। इंडिया को तभी लेकर जा सकते हैं कि जो अभी पहला स्टेप हुआ है, अमीन फहीम साहब गए हिंदुस्तान और बहुत अरसे से जो उनका ट्रांजिट ट्रेड की बात की, और वो उन्होंने कहा जी ट्रांजिट ट्रेड की हम इजाजत देंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान नेशन देने की बात हो, जिस तरह देखें ना, ऑल रोड्स टू अफगानिस्तान लीड थ्रू पाकिस्तान। अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत थी। अकरम जकी साहब ने कहा हम इतना कुछ कर सकते थे, हमने नहीं किया, सारा कुछ दे दिया, बेसिस भी दे दी, ड्रोन भी यहीं से उड़ते रहे और हमले भी यहां से होते रहे और हमारी सड़कें भी तबाह हो गई, हमारी इकोनॉमी भी तबाह हो गई। 100 बिलियन का तो ये खुद हुकूमत कह रही है कि हमारा नुकसान हो गया। 35,000 जानें हमने दे दी। अब भी हम ये कहें जनाब की, और अफगानिस्तान में जिस तरह अभी फरजाना साहबा ने कहा कि जी हमारी इज्जत भी कोई नहीं है वहां पे, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, सब कुछ कर आके फिर वो तो इन सब देखें ना, ये हमारा कितना नुकसान हुआ है। अभी ये कहा जी हकानी नेटवर्क यहाँ पर है, आप बताएं कि 35-33 ममालिक की अफवाज वहां पर मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान से जाते भी हैं तो यहां से अगर जाकर काबुल पर हमला करना है तो कितना कवर करना पड़ता है एरिया उनको। तो यहाँ तो एक गाड़ी अगर जाती है तो उनको वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक बात, तो उनको मालूम नहीं होता है कहां से कौन जा रहा है और किस रास्ते जा रहा है, किस रास्ते जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को स्ट्रेच किया जाए। अल्टीमेटली वो चाहते हैं, वो समझते हैं। देखें, ये अकरम जकी साहब ने मुझे बताया था और बड़ी सही बात इन्होंने की कि अगर जिस तरह ड्रोन वो मारते हैं जाकर, उनको पता होता है कि आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है, ड्रोन मारा, आज फलानी जगह गाड़ियां जा रही हैं, अगर यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप्स होते, यहाँ कोई हकानी नेटवर्क होता तो अब तक पता नहीं कितने हमले उनके ऊपर हो चुके होते, मतलब उस इलाके में। आपने जो बात एक चीज जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आपके वालिद साहब मरहूम जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब जो थे, उनको कहा जाता था, मुझे याद है हम छोटे थे, लेकिन वो मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़िया-उल-हक के नारे लगते थे। उस दौर का बच्चा भी जो छलियां भी बेचता था ना, तो उसकी भी जो रेडी थी उसके ऊपर भी मर्दे मोमिन के वो झंडे लगे थे और पाकिस्तान के थे। इतना प्यार था उस कौम को पाकिस्तान से। वो भी बावर्दी थे, वो भी डिक्टेटर थे, वो भी सदर थे, और वो भी एक हादसे का शिकार हुए। और उस वक्त भी अमेरिका का इंटरेस्ट इसी खित्ते में था, आज भी अमेरिका का इंटरेस्ट इसी खित्ते में है, और एक बावर्दी सदर पर ही इल्जाम लगते हैं, लेकिन सर आज वही हमारे जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्या उस दौर में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान का पहले था और क्या अब वो पहले नहीं है? नहीं, देखें, वो हम हमेशा ये करते हैं कि हमारी सुई वहीं जाके अटक जाती है कि वहां ये हुआ। अब मैं उस पर बैठकर आपको बड़ी लंबी कहानी सुना दूं कि पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजी थी, 3 साल के बाद अमेरिका बीच में आया, किसी को यहाँ उतरने नहीं दिया गया। हाँ, एक कोऑपरेशन जरूर था, कुछ पैसे भी, लेकिन ये वाले हालात नहीं थे। लेकिन ये हालात नहीं थे कि यहाँ पर आकर वो पाकिस्तान के अंदर भी, दे वर नॉट इवन अलाउड टू कॉन्टेक्ट द मुजाहिदीन। I still remember the ambassador was stopped close to Nashera and he couldn't go and meet. बिल्कुल। अब आप हम तो देखें, हमें मौजूदा सूरत हाल को देखकर हमें ये बात करनी चाहिए कि जी मौजूदा सूरत हाल को हमने किस तरह बेहतर करना है। देखिए, हमारे बलूचिस्तान की इन्होंने बात की, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज बलूचिस्तान के जो हालात हैं कि सब ने वाकई, हमने वो जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर वो किया जो आता है जी बलूचिस्तान का सेनेटर या वहां का कोई जाने को तैयार नहीं हर है, कोई परेशान है जी, अपने इनकी गवर्नमेंट के लोग इस बात से तंग हैं, सब अपने और हर दौर में जैसा हर दौर में। हाँ, ये कल वो एक सेनेटर साहब बैठे हुए थे यहाँ पर और उन्होंने मुझे, बंदोखेल साहब, उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ, मुशर्रफ के दौर में कुछ कदरे बेहतर थे, कुछ प्रोजेक्ट्स हुए थे, मकरान कोस्टल हाईवे और बाकी गवादर वगैरह के। यहाँ पे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा आपकी तरफ। अब मुझे बताइएगा फरजाना के अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पाकिस्तान की तरफ से क्या होना चाहिए। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी। वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक।
अब बात करेंगे थोड़ा सा, आप रोशनी डालेगा कि ठीक है ये जो सिचुएशन है, एक तरफ हमारी वजीर खारजा कहती हैं कि जनाब के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अब वक्त आ गया कि तेजी आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि जनाब हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान जो है वो अब बेहतर तौर पर निगोशिएट करता है और हम बेंड नहीं होंगे और हम वो काम जो माजी में गलतियां होंगी वो नहीं दोहराएंगे और सिलसिले ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ पेपर की हद तक, स्टेटमेंट की हद तक, एक डिप्लोमेटिक टोन में बात करने की हद तक बात है कि फरजाना ये हम कर भी सकते हैं और होगा भी? मेरा ख्याल है कोई बिल ही नहीं है इसको अपने हालात को बेहतर करने की। ये लोग जो बातें कर रहे हैं इनकी कोई बिल नहीं है। और ये जो भी उससे पहले आप मुझसे कह रहे थे वक्फे पे जाने से पहले कि पाकिस्तान के मफादात, मैं तो कहती हूँ पहले तो ये तो तयन करें कि हमारे मफादात क्या है। जो हमें बताया गया है पिछले 64 सालों से कि ये हमारी रियासत के, ये हमारी कौम के, ये हमारे मुल्क के मफादात है, क्या वो वाकई हमारे मफादात थे या हैं? आप देखें कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमें कंप्लीट रिवर्सल की जरूरत है हर हवाले से। कैन वी अफोर्ड दैट कंप्लीट रिवर्सल? बिल्कुल वी कैन अफोर्ड। उसमें यह कि कोई झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत हमें नहीं है। ऑल वी हैव टू डू कि सबसे पहले तो ज़ाहिर रिवर्सल में ये है कि हमें अपनी ये जो पूरा एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी ये जो हमने सब बनाई हुई, हम इसमें से बाहर निकले। हमें कोई जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान में अगर हमारा मुल्क अंदर से टूट रहा है तो हमने अफगानिस्तान में अपना असर रख के क्या करना है। मैं तो समझती हूँ अपने इंटरनली हमें फोकस करना चाहिए। ये हकानी ग्रुप जैसे तैसे भी हैं, उनसे कहीं उनको हाथ जोड़े उन्हें कहीं जाएं अपने मुल्क में, वहां जो करना है वहां बैठ के करें और हमारे मुल्क से क्रॉस बॉर्डर ये कुछ होना नहीं चाहिए ना हो। ठीक है, उसमें हमें ये करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें कंप्लीटली इस वक्त इकोनॉमिकली देखना चाहिए कि हम अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसको बेहतर करें। अफगानिस्तान के साथ भी करें, इंडिया के साथ भी करें, ईरान के साथ भी करें, रीजन में वी शुड फोकस। और मैं समझती हूँ इसके ऊपर हमारा कंसेंसस हमें बिल करना चाहिए। ये जो एपीसी हुई है, बिल्कुल मैं समझती हूँ कोई इसका एक, आप कहेंगे ना कि एक कदम हम आगे गए तो एक कदम भी उस दिन की तो ब्रेकिंग स्टोरी थी, हम भी यहाँ से नहीं उठ सके, उसके बाद तो इस पे काम नहीं हुआ आगे जी। तो देखिए मैं समझती हूँ कि जब तक हमारा कंप्लीट रिवर्सल, हमारा जो जब तक ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ना, कौमी सलामती की रियासत का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से फिर हमें दुश्मन भी इर्द गिर्द हमारे हमने कायम किए हुए, हमने अपने असर रसूख भी रखना है, इससे हमें निकलना होगा। अपने लोगों पे तवज्जो दें। देखिए हम 180 मिलियन पीपल हैं और हमारे इस वक्त 60% से आपके ज्यादा लोग हैं, आपका यूथ बल्ज है आपकी पॉपुलेशन के अंदर। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकेंगे, अगर इकोनॉमी का absolute disaster, you know. So let's forget about कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Let's talk about our own, अपने घर को देखें, अपनी पॉलिसीज को बनाएं। और आई थिंक अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो अमेरिका क्या हमारा वो कर सकता है। कोई इस तरह की शिविलरी दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही ये झूठी सच्ची गैरत की बातें करने की जरूरत है। आप अपना काम करें और जहां तक हकानी ग्रुप का है उनको भी समझना चाहिए। अगर वो आपके दोस्त हैं या आप पाकिस्तान की आवाम की कोई वो खैर ख्वाह हैं तो आप उनको समझाएं कि वो फोर्सेस जो कि पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की फौजों पे हमले करते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या इंटरनली जो और बाकी मसले मसाइल खड़े हो गए, उसको अगर हकानी ग्रुप इन्फ्लुएंस रखता है उनके ऊपर, तो क्या पाकिस्तान का राब्ता या हमारी आईएसआई का राब्ता फिर तो जायज बनता है ना? तो फिर तो हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर हकानी ग्रुप इस मुल्क को, मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है हमारी जानों की हिफाजत की, वो हमने हकानी ग्रुप को दे दी, तो हम अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा अपनी फौज को किस लिए खिला रहे हैं कि अगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ हर चीज का हल बंदूक की गोली है। नहीं देखिए, You don't believe in negotiations? No, negotiation with whom? देखिए हमारा With all the factors who are against Pakistan, हकानी ग्रुप जो है ना, वो अफगानी है ना, वो अपने मुल्क में जाएं। अमेरिका को जरूरत है, अमेरिका ढूंढ रहा है कि लोग आए उनके, वो नेगोशिएट करें, वो हमारे मुल्क से जाएं, वहां बैठ के करें। उसके बाद हमारे मुल्क में जो लोग हम पे जो है वो टेररिस्ट या दहशतगर्दी करते हैं, उसमें हमारी जो रियासत है उसका फर्ज बनता है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, उस पर आप पोजीशन लें। That is the punchline। मैं इन तमाम बातों से एग्री करता हूँ जो इन्होंने की, सब बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन हम ये बात हम क्यों कन्फेस करते हैं कि हकानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान के अंदर है? क्या हमारे पास प्रूफ है उसका? क्या अमेरिका के पास प्रूफ है उसका? क्या अगर ये यहाँ से जाके वापस आते हैं तो क्या अफगानियों का नेचर ऑफ द बॉर्डर इज वेरी डिफरेंट। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए ना, इतना लंबा बॉर्डर है आपके पास, अगर वो आ रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि कहाँ से छुप के कोई बैठ जाए। अभी तो वहां कई जगह तो बॉर्डर डिफाइंड ही नहीं है, आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। बात यह, अगर इस चीज का कोई प्रूफ है कि हकानी नेटवर्क यहाँ पर है और अमेरिका हमें कोई प्रूफ दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो सारी दुनिया हम पे इल्जाम लगा रही है, हम खुद भी कहना शुरू कर दें जी हकानी नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है, इनको कहीं यहाँ से निकल जाएं, और ये सारी बातें जो हैं
जरूर उनका फलाना ड्रोन मारते हो, कहते हैं फलाना हकानी मारा गया, आपने कितने फलाना पकड़ा गया, फिर 2-4 आपके पकड़ के दे भी देते हैं अखबारों की, वो सुर्खी भी बन जाती है। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ पकड़ते हैं तो ये तो अच्छा है, पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि भाई तो इसका मतलब सर है तो इनके हाथ में लग रहे नहीं। देखें इतना 1200 किलोमीटर का अगर बॉर्डर है तो 1200 किलोमीटर के बॉर्डर को कहां आप उसको हिफाजत करेंगे, जब पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान ने जब पेशकश की कि आप इसको बना लें, अपना वायर कर दें, आप इसको माइन कर दें, आप इसको बंद कर दें, तो अफगानियों ने इस बात पे एतराज किया। तो कितने लोगों को, मुझे ये बताएं, कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हुए? एक भी आपने आज तक सुना कभी? कोई एक बता दें बड़ा कोई बिल्ला इन्होंने पकड़ा हो कि कहीं ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहा था तो ये अमेरिकन, जैसे इस्लामाबाद में हमारी चेक पोस्टों पे आज तक कोई दहशतगर्द पकड़ा नहीं गया, ये बिल्कुल उसी तरह की बात। अब तो कुछ थोड़े बहुत पकड़ा जा रहा है, कोई सामान भी पकड़ा जा रहा है। कल ही पकड़ा है, वो भी तरनौल में थोड़ा बहुत कुछ क्लाशनकोफे और थोड़े बहुत। तो इस चीज में गौर करने की जरूरत है। जी सोल्यूशन सर, फाइनल लास्ट 2 मिनट्स। बुनियादी बात जो इन्होंने की ना, हमें अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है। खारजा पॉलिसी कोई चीज नहीं होती, अंदरूनी हालात की अक्कासी होती है बाहर। तो जो हमारे ओरिजिनल फाउंडिंग फादर्स का विजन था, एक कि पीस एट होम एंड पीस अब्रॉड, और दूसरा सोशल वेलफेयर स्टेट। हमने वेलफेयर से उसको सिक्योरिटी स्टेट बनाया। तो वी नीड टू गो बैक टू द वेलफेयर स्टेट नाउ। तो हमारे जो लोग हैं उनकी कोई स्टेक नहीं है। अमेरिका में जो कुछ आज हो रहा है ना, ओबामा के इलेक्ट होने की वजह यह थी, उसने कहा था कि मैं मेन स्ट्रीट का लुक आफ्टर करूंगा, वॉल स्ट्रीट को लुक आफ्टर नहीं करूंगा। जो रिफॉर्म्स की वो वॉल स्ट्रीट के हक में गई, इसलिए मेन स्ट्रीट हैज रिजन अगेंस्ट द वॉल स्ट्रीट। हमारी भी सिचुएशन ये है कि हमारी पॉलिसी सारी जो है सिक्योरिटी ओरिएंटेड और एलिटिस्ट हैं। चाइना ने तरक्की जब की है ना, तो डेंग शाओपिंग ने उस वक्त यही फिलॉसफी दी थी कि अपने आप को लो फॉरेन ग्रेड फॉरेन पॉलिसी, डोंट इंटरफियर इन एनीबॉडीज अफेयर्स, फोकस ऑन योर इंटरनल डेवलपमेंट। तो अगर हम इस पे फोकस करें, अब अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी है, हम उसके बड़े फख्र करते हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि जनाब वो स्पेशल डेवलपमेंट जोन्स बनाएंगे और उसमें रोजगार फराम होगा, सड़कें बनेगी। उसके बारे में उन्होंने लेजिस्लेशन अभी तक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान पे जो कमिटमेंट की हुई है कि जो आपको रीएम्बर्स करना है एक्सपेंसेस, उसको स्टॉप करने के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी अपना जो है ना डेवलपमेंट ओरिएंटेशन का अपना इन वन लाइन सर कि जो हम सिक्योरिटी स्टेट ऑफ माइंड में हम फंसे हुए हैं, इट शुड बी इससे निकल के वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर अकरम ज़की साहब आपका, एजाज उल हक साहब आपका, और फरजाना बारी आपका प्रोग्राम में आए एंड यू लाइकिंग अस। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह मंडे को 8 o'clock फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।